सभा में उपस्थित हेलो इस हिंदी विभाग में उपस्थित सभी शिक्षकगण और हमारे विश्वविद्यालय प्रांगण के सहपाठीगण, मुझे इस सभागार में विकसित भारत 1947 के विषय में बोलने का अवसर प्रदान हुआ। इसके लिए मैं आभारी हूँ और मैं साथ ही बहुत उत्साहित हूँ इस बारे में कि मुझे अपना विचार इसमें रखने का मौका मिला है। हम वर्तमान में अमृत महोत्सव मना रहे हैं अमृत काल में, और इस अमृत काल को मनाने के वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें इस काल में आह्वान किया है कि हमारा भारत 1947 में स्वतंत्रता के बाद 2047 तक में किस प्रकार से एक विकसित भारत के रूप में देखा जाए, इस विषय में हमें अपना राय और उस क्षेत्र में कार्य करने का हमें अपना मौका दिया है और इसका जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर रखा है। इस विषय को हमें एक परीक्षा के तौर पर देखना होगा। इनका भी आह्वान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, क्योंकि जब परीक्षा हमारे सरों पर होता है तो हम अपने अंतरात्मा से जितने भी चाहें उतने परिश्रम करके उत्तीर्ण होने का प्रयास करते हैं। उसी अनुरूप ये हमारा लक्ष्य 2047 एक विकसित भारत कैसा होगा, इसके विषय में हमें सोचना है। और ये परीक्षा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमने इतिहास में देखा है और इतिहास गवाह है कि जब भी हमारे राष्ट्र हमारे देश पर कोई विपत्ति आई या चुनौतियां आई तो उसको हमने बखूबी से सामना किया है और उसे पार पाई है। महोदय, मैं अपने इतिहास के स्वर्णिम युग पर बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इतिहास की जो आधारशिला हमारे वीर सपूतों ने रचा है, उसी का परिणाम है कि हम अमृत महोत्सव मनाने का अवसर हमें प्रदान हुआ है या हम मना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे देशों में इस प्रकार की परिस्थितियां बहुत कम देखने को मिलती है। महोदय, इतिहास गवाह है कि जिन चुनौतियों को हमने पार किया उनमें बहुत सारी विषम परिस्थितियों को पार किया। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था जब 1947 में हमने आजादी पाई तो 3 सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां थी। एक, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे रखना। उस समय भूखमरी और स्वास्थ्य की जो समस्या थी उनसे उभरना, जिनको हमने डट कर सामना किया और हम अभी इस अमृत काल तक पहुंचे हैं। महोदय, उस काल में भूखमरी की चिंता बहुत थी, साथ में अकाल थी, और इसको निपटने के लिए हमारे देश के नीति निर्माणकर्ताओं ने एक बहुत ही सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण योजना उपदेश, जिनका हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं, उनको लागू करके इन कृषि संबंधित समस्याओं, भूखमरी, इनसे हमने पार पाई और आधारभूत संरचनाएं जैसी समस्याओं का सामना करते हुए हमारा देश जूझ रहा था। उस समय भी ये पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा हमने इस स्थिति से निपटने का एक महत्वपूर्ण युक्ति अपनाई। साथ ही साथ हरित क्रांति और अनेक इस तरह की क्रांतियों के कारण ही हमने अभी इस स्वर्णिम युग में प्रवेश किया। और विकसित भारत कैसा हो, ये विकसित भारत का रास्ता हम
विकसित भारत का रास्ता एक आत्मनिर्भर भारत के रास्ते से होकर जाता है, जो हमने इस रास्ते पर भी अपना कदम बढ़ा चुका है, जिस कारण हमारा अभी अंतरिक्ष स्टेशन जिसे इसरो कहते हैं वो अपने आप में आत्मनिर्भर होता हुआ जा रहा है। साथ ही हम डिजिटल क्षेत्र में भी अभी ये जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है लगभग 15 देशों ने भी इन्हें मान्यता प्रदान की है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी अब हमें और आगे लेकर जाना है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें विकसित भारत का निर्माण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय क्षेत्र में यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों, युवाओं और हम जैसे छात्रों को जिम्मेदारी दी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1947 से 2047 तक इन 100 वर्षों में हम इस विकसित भारत को प्राप्त कर लेंगे, ये मेरा विश्वास, पूर्ण विश्वास है। साथ ही मैं युवाओं को आह्वान करने के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी प्राप्त करना कठिनाई नहीं है। और एक छोटा सा 2 लाइन कहकर अपने वक्त को विराम देता हूँ, जिन्हें अपने सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। धन्यवाद। लास्ट चॉइस प्रेमचंद साहब। गोविंद कुमार क्या नाम है आपका? वो कुछ लिखा होगा यहाँ है कहाँ? एक लास्ट है कल ही किया उसी में होगा, लेकिन 3 में से किसी एक में होगा सबसे लास्ट। हाँ जोहार झारखंड। मैं प्रेमचंद साहब विनोद बिहारी महतो कल्याणचंद विश्वविद्यालय के गणित विभाग का PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ। प्रेमचंद साहब, मैं गणित विभाग से PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ। पहले तो मैं अपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उनको मैं जैसे जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, तो उन्होंने ही अपना जो स्लोगन दिया जय जवान जय किसान। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमें अगर इसकी अर्थव्यवस्था को सुधारना होगा तो किसानों को मजबूती देनी होगी। हमारे बीच आज कई समस्याएं हैं जिसके कारण आज हम विकासशील हैं और विकसित नहीं हो पा रहे हैं। जैसा कि हमें टॉपिक मिला है कि विकसित भारत 2047 यानी 2047 को हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, उसके लिए हमें किसानों को मजबूती देनी होगी, कृषि क्षेत्र को मजबूत करना होगा। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है जिसको हमें कृषि में इन्वॉल्व करना होगा। अभी क्वांटम कंप्यूटिंग जो है उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी में। चंद्रयान का तो हमने झंडा गाड़ ही दिया है साउथ पोल पे जाके चांद पर, और जो अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। साथ ही साथ हमने हमारे भारत सरकार ने कई योजनाएं चला रखी है, जैसे फिट इंडिया, खेलो इंडिया, उसके बाद जैसे मेरी माटी मेरा देश। ये सब क्या कर रहा है? ये सब भारत को सशक्त कर रहा है। और ये जो योजनाएं हैं वो भारत के युवाओं को जोड़ने के लिए, क्योंकि युवा शक्ति की बीज है जो भारत को एक नई दिशा, एक नई दशा बता सकती है। आज हम उस भाव को याद करेंगे कि अयम नियम पूर्वेति करनाश्च लघु चेतना उदार चरित नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। अपना पराया के भाव को छोड़कर हम एक वसुधा के रूप में एक आ जाएंगे, एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमें धूमिल जी की जो है कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न तो रोटी बेलता है न तो रोटी खाता है, वह सिर्फ और सिर्फ रोटी से खेलता है। वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। हमें उस चुप्पी को तोड़ना होगा, उस आदमी को ढूंढ निकालना होगा कि जो हमारे देश में इस तीसरे आदमी का काम कर रहा है, यानी सारा खेल करा रहा है। हमें उन चीज़ों को पहचानना होगा, क्योंकि आज जो है मानव तस्करी हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। और विकसित भारत की परिकल्पना में हम मानव तस्करी को बिना उन्मूलन किए हम नहीं कर सकते हैं। गरीबी, अशिक्षा, ये सब जो समस्याएं हैं उनको तो दूर करना होगा ना, तब तो हम भारत को विकसित कर पाएंगे और हम विकासशील से विकसित हो पाएंगे। आज जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको हमें और बढ़ावा देना होगा। उसके लिए हमारे माननीय मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है, हमारे इकोनॉमी को सशक्त करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। तो हम भारत को विकसित कर रहे हैं, हम सपनों को देख रहे हैं,
है ना। तो उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए हमें कर्म करना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी गीता का यही ज्ञान है कि हम कर्म योगशील बनना होगा, कर्म की धारा में हमें उतरना होगा। मैं बहुत गर्व के साथ कह रहा हूँ कि मुझे माननीय राज्यपाल हरियाणा सरकार, गवर्नर है ना बंडारू दत्तात्रेय जी के सामने मुझे इस नवंबर महीना में अपनी माय माटी की कविता, एक फटा कविता मुझे कहने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने तारीफ किया और कहा कि अगर किसी चीज़ को आगे बढ़ाना है, किसी समाज को आगे बढ़ाना है, तो अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को बचा के रखना होगा। तो हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, हमें अपने कल्चर को बचाना है। हमें इस ऐसा नहीं है कि हम पूरा बड़ा बड़ा बात करेंगे और हम विकसित हो जाएंगे, नहीं, हमें इस ग्राउंड लेवल से उसको शुरू करना होगा। इसीलिए हमें अपने पहले धनबाद क्षेत्र को ही करना होगा, हमें समाज सेवा करनी होगी, गरीबों को अन्न देना होगा। ऐसा नहीं कि कोई भूखा मर रहा है तो उसको हम भूखे छोड़ देंगे, पड़ोसी को देखना है, समाज को एक सेवा भाव से चलना है, तब हम भारत को विकसित कर पाएंगे। ठीक है, मैं आज वो सच्चाई आपको बतलाता हूँ और वो तर्क बतलाता हूँ कि जो भूखे आदमी की सबसे बड़ा तर्क रोटी है। एक रोटी पर कविता भी थी हिंदी की। तो हमें उन चीज़ों को आगे लेके चलना होगा, तब तो हम भारत को विकसित कर पाएंगे। आज नारी सशक्तिकरण तो हमारी आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति आई है जिसका मैं ब्रांड एम्बेसडर भी था ऑनलाइन रजिस्टर करके। तो नई शिक्षा नीति के तहत हमारे विश्वविद्यालय जो है उन्होंने एक गर्ल स्टूडेंट को एडमिशन भी दिया है, इसके लिए हम बहुत बधाई के पात्र हैं। और इसके साथ ही अगर मैं सोचूंगा तो जैसे हम सारे युवा हैं, उसमें अभी सरकार ने युवा संगम फेज चलाया है, तो उस युवा संगम फेज के तहत युवाओं को एक दूसरे राज्य से कनेक्ट कर रहा है, उनके भावनाओं को, उनके संस्कृति को, उनके कल्चर को समझने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है ना। हम उनके भाषाओं को, कल्चर को सीख रहे हैं और एक दूसरे को समझ के एक साथ चलने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो इससे अगर हम आगे बात करेंगे तो विकसित भारत के लिए हम सपने क्यों नहीं देखें? क्योंकि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं, ना कि वो जो आपको नींद में आते हैं। ये तो अब्दुल कलाम जी का बहुत पहले उन्होंने कहा है, हमारे मिसाइल मैन ने। तो हमके उनके सपनों को पूरा करना है, और अगर सपने हम नहीं देखेंगे तो हम उसको पूरा ही कैसे कर पाएंगे? सपने देखना जायज़ है और हम तभी पूरा हो पाएंगे जब हम अपने सपनों को देखेंगे। क्योंकि एक रिसर्च कहता है कि हम वह चीज़ जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। एक गणित का छात्र होने के नाते मैं बहुत सारा मैथमेटिकल मॉडलिंग में हम मॉडल बनाते हैं, जैसे हमें कर्ज से मुक्ति चाहिए, उसके लिए हमारा डेप्थ मॉडल है। बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो हमें उस पर काम करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वक्त की कमी है, वक्त की नजाकतता है, उसको ध्यान में रखते हुए कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक ही चीज़ जाते जाते कहूँगा कि हम सब युवा एक हो जाएं और वसुधैव कुटुंबकम के भाव को आगे बढ़ाते हुए, चरितार्थ करते हुए एक साथ हमारे साथ बोलिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जोहार जोहार। आदरणीय यहाँ उपस्थित मेरे मार्गस्रोत नायक मंडल एवं यहाँ उपस्थित मेरे मित्र सहपाठियों को मेरा हृदय तल की गहराइयों से प्रणाम। अयम निज करो वेदी गणना लघुचितसाम। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। विकसित भारत 2047 के लिए आप सब इतना योगदान दे रहे हैं। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया। ऐसे कार्यक्रमों से हम सब के अंदर एक उत्साह की उत्पत्ति होती है। हमें लगता है कि हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। हम में से अधिकांश लोगों को देश की आज़ादी के लिए मरने पीटने का तो सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमारे लिए एक लक्ष्य है कि हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएं। रात दिन हम प्रयास करेंगे, रात दिन हम प्रयास करेंगे, बातें नहीं विकास करेंगे। यही समय सही समय। इन 25 वर्षों में हम अपने आप को इतना परिपूर्ण कर ले कि हम अपने राष्ट्र को विकसित करें। ये मौका हम सब का है और ये मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता,
मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता, संघर्ष बिना जीवन का अर्थ नहीं होता। विकसित भारत 2047 का मुख्य उद्देश्य आज़ादी के 100वें वर्ष यानी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ऊर्जा और शक्ति से ही भारत विकसित हो सकता है। निम्न आय से उच्च आय में आने से हम अपने लक्ष्य के समीप आ सकते हैं। निम्न आय में आने वाले देश जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1050 है, निम्न मध्यम आय में आने वाले देश जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1050 से $4100 के बीच है, ऊपरी मध्यम में आने वाले देश जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $4100 से $12,700 के बीच है, और ऊपरी मध्य में आने वाले देश जिनकी सकल राष्ट्रीय आय $12,700 से अधिक है। ऐसे में हम अपने भारत की बात करें तो हमारा भारत 2021 में $2,170 थी और हमें इसे $12,700 से अधिक करना है। ये कठिन तो है पर असंभव नहीं। कहते हैं ना कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हमें शिक्षा के क्षेत्र में, हमें कृषि को विनिर्माण में, खगोल से लेकर भूगोल तक पड़ोसी देशों के साथ संबंध, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो। जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तब उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान को भी जोड़ा। किंतु समय की बात है कि अब हम उसमें जय अनुसंधान को भी जोड़े, क्योंकि हम वक्त के नजाकत को नजरअंदाज कर नहीं सकते। हम वक्त के नजाकत को नजरअंदाज कर नहीं सकते। हम ही हैं देश के भविष्य, तकनीकों से हम बिछड़ नहीं सकते। चारों तरफ खगोल से लेकर भूगोल का देश का परचम लहरा रहा है। चारों तरफ खगोल से लेकर भूगोल का देश का परचम लहरा रहा है। विकसित भारत की ओर 2 कदम बढ़ाकर तो देखो, कलाम के सपनों का नया भारत मिलता जा रहा है। राष्ट्रीय मानवता जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, हमें उन सब में ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम इन धारणाओं को देखें और इनकी कल्पना करें तो हमें पता चलता है कि हमारे देश की स्थिति क्या है। ऐसा नहीं है कि भारत में साक्षरता नहीं है, साक्षरता तो है, लेकिन उसमें और बेहतर करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य तो है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए और तकनीकों की आवश्यकता है। ऐसे में हम समय के कुछ पन्नों को पलटकर अपने विकास का बात करें तो ये भारत वो भारत है जिसने पूरी दुनिया को शून्य दिया। वो भारत जिसे सूर्य सबसे पहले अपनी किरणें देती है। वो भारत जो जग कल्याण से लेकर जगत कल्याण के लिए चमकता है। ये भारत अगर ठान ले तो क्या हम विकसित भारत नहीं बन सकते? हम बन सकते हैं और बनकर दिखाएंगे। संकल्प, हमारा संकल्प क्या? हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। जय हिंद। और कोई छूटा हुआ क्या? और कोई बोलना चाहता है? तो 4 पीढ़ी तक तो चल जाएगा। कोई प्रतिभागी है जो बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हो? छोटी तुम सुना, ओपिनियन दे सकते हैं, अगर ऐसे नहीं तो ओपिनियन दे सकते हैं। ऐसे ही बोले। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही पार्टिसिपेंट के बतौर नहीं, क्योंकि ये बहुत जगह कार्यक्रमों में आप माइंड नहीं जोड़ेगा। अब नहीं हो बहुत अच्छा माहौल में 2 दिनों से लगातार हम सभी प्रतिभागी न केवल अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत कर रहे थे,
अपनी बातों को रख रहे थे। विकसित भारत 2047 के मिशन के तहत अपने विजन को भी रख रहे थे, बल्कि अन्य तमाम मित्रों के द्वारा भी प्रस्तुत बातों को भी सुन रहे थे। हम अपनी बातों को ही नहीं रख रहे थे, बल्कि अन्य मित्रों की बातों से बहुत कुछ सीख भी रहे थे। विद्यार्थी जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखने का ही समय होता है, और आज भी हम वही कर रहे हैं। हम जिस विकसित भारत 2047 की कल्पना कर रहे हैं, क्या तमाम मुद्दों पर बात रखने से ही, चिंतन मनन करने से ही, क्या हमारा विकसित भारत 2047 का जो सपना है, विश्व गुरु भारत बनने का जो सपना है, वह पूरा हो जाएगा? कोई भी मिशन तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसको हम अपने जेहन में उतार नहीं लें। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं इस बड़े विषय वस्तु पर बात रखना चाहूंगा। मान लीजिए हम धनबाद के शहर के सड़कों पर क्रॉस करते हैं, बाइक से, फोर व्हीलर से, ऑटो वाले, रिक्शे वाले, सभी लोग, और गोलचक्र में लाल बत्ती जल जाती है। अब हम वहां खड़े होकर के सिर्फ इतना विचार कीजिए, देखिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। कुछ लोग रुक जाते हैं कि नहीं, रेड सिग्नल जला है, अभी हमें कहा जा रहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं। कुछ लोग बगल से इधर उधर हो अपना तिरंग लगा करके गाड़ी को निकाल लेते हैं। ये क्या है? कहीं न कहीं जो नियम है, जो अनुशासन है, हम उसको तोड़ रहे हैं। तो क्या एक छोटी सी इस उदाहरण से ही हम आप लोगों के तमाम जो प्रतिभागी हैं यह जानना चाहते हैं कि जब हम एक छोटी सी अनुशासन को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो 2047 में 100वें वर्षगांठ पर क्या हम विकसित भारत और विश्व गुरु को सपना को हम पूरा करने की क्षमता रखते हैं? हमारा भारत विश्व गुरु तब बनेगा, और वह भारत नहीं, बल्कि जब तक हम उन बिंदुओं पर, उन पहलुओं पर अपने दिल से स्वीकार नहीं करेंगे, चीजों को मानेंगे नहीं, तब तक हम विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। हमें यह स्वीकार करना होगा, हमें यह मानना होगा कि हमारा यह काम है, हमारा यह कर्तव्य है, और अपने कर्तव्य, अपने उत्तरदायित्व को जब तक हम नियम अनुशासन में बंद कर उसको अपनाएंगे नहीं, उसे स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक शायद हमारा यह सपना कोरे कागज पर ही लिखा हुआ रह जाएगा। अभी विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा हो रही है। पिछले कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय के गेट पर विद्यार्थियों की जाम लग गई। किस लिए? कि आखिर इतनी संख्या में हमारे विद्यार्थी फेल क्यों हो गए, हमें पास कर दिया जाए। हुई नहीं बात कि हमें पास कर दिया जाए, तो क्या हम उस गलती से अपने आप को यह स्वीकार नहीं करना चाहिए कि अगर हमें शिक्षक ने उस विषय में अनुत्तीर्ण किया है, तो हो सकता है कि मेरे अंदर, मेरी परीक्षा में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई होगी, इसके कारण हम अनुत्तीर्ण हुए हैं। मुझे दोबारा प्रयास करना चाहिए और उन कमियों को दूर करके हमें फिर से मेहनत करके हमें परीक्षा लिखनी चाहिए और हमें अच्छे अंकों से पास करना चाहिए।
लेकिन हम करते क्या हैं, हम सारे नियमों कानूनों को तोड़ देते हैं और हम एक अपना हथियार अपनाते हैं कि हम एकजुटता कहाँ दिखलाते हैं, इन्हीं जगहों पर एकजुटता दिखलाते हैं। शिक्षकों के विरोध, विश्वविद्यालय के विरोध घेराबंदी करते हैं, तालाबंदी करते हैं, कहते हैं हमें पास कर दिया जाए। जब एक गलत परंपरा का सृजन आप करेंगे, गलत चीजों के बुनियाद पर जब महल आप खड़ा करेंगे, तो फिर वह महल कितने टिकाऊ होंगे, कितने मजबूत होंगे। हमें जरूरत है उन घर के महल के बनाने के बुनियाद को मजबूत करने की, और जब तक हमारे बुनियाद मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारे महल, एक अच्छे महल, मजबूत महल की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हम विकसित भारत, विश्वगुरु भारत की कल्पना समूचा राष्ट्र, पूरा विश्व आज भारत की ओर टकटकी निगाह से देख रहा है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहां युवाओं की बहुत बड़ी संख्या है और युवाओं के कंधों पर ही राष्ट्र निर्भर करता है। एक राष्ट्रनति तब करता है जिस देश की युवा उस तरह की सोच, उस तरह की कल्पना कर करके उसे अंगीकार करके और मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ता है। हम अमेरिका की तुलना उदाहरण करते हैं, डॉलर से, उनके वेतन के, उनके सारे चीज़ों को हम काम करते हैं, और आज भारत में जब एक अच्छे शिक्षक, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर जब बनते हैं तो वह फिर भारत में न रह करके जाकर अमेरिका में जाकर प्रवासी जीवन व्यतीत करते हैं। क्या हम वैसे कल्पना करना चाहते हैं? हमारा भारत तब विकसित कहलाएगा, विश्वगुरु तब कहलाएगा जब अमेरिका के इंजीनियर, अमेरिका के प्रोफेसर आकर के भारत में रहना पसंद करेंगे, और तब लगेगा कि हमारा भारत विकसित भारत है, 2047 का भारत है। हम वैसे राष्ट्र निर्माण की कल्पना करें। बातें बहुत है कहने के लिए और समय का अभाव है, और अभी हम सबों के बीच कल ही आने वाले थे, लेकिन दो जगहों पर उनका व्यस्ततम कार्यक्रम रहता है। माननीय डॉक्टर परवीन कुमार सिंह जी, जो अभी वर्तमान में अपने राजनीति विभाग के विभाग अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ RS नगर कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। आज वैसी शख्सियत जिनके सानिध्य में रह करके, साथ नहीं कहूँगा मैं, जिनके सानिध्य में रह करके मैंने भी PK राय मेमोरियल कॉलेज से लेकर राज विनोद बिहारी महतो कोयलांचल की इस धारा पर हूँ। बहुत कुछ समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों में, इस तरह के आयोजनों में उनका आशीर्वाद मिलता रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिलता रहा है। आज वैसी शख्सियत हम सबों के बीच हैं, और मैं यह कहना चाहूँगा कि सर, भले ही आप देर से आए, लेकिन आज की कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और अध्यक्षता आप ही के माध्यम से हो, संपर्क हो, हमारे बच्चों का प्रस्तुति हो गया है। मैं आपसे पहले संबोधन के लिए, आशीष वचन के लिए बुलाऊं, इससे पहले मैं आप ही के विभाग, राजनीति विभाग और दर्शन शास्त्र विभाग के दोनों जो आज के निर्णायक मंडल के जजेज हैं, डॉक्टर जितेंद्र आर्यन जी और कृष्ण मुरारी सर से आग्रह करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को एक पुष्प दे करके उनका सम्मान करें। उसके बाद उनके आशीष हम भी आ जाए।